आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मदरसा ब्लास्ट मामले में एक बड़ी खबर, और खबर यह है कि एनआईए अब इस पूरे ब्लास्ट की जांच करेगा। मदरसा ब्लास्ट की एनआईए जांच करेगा। इस वक्त की अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकल थाने से एनआईए ने टेक ओवर किया है एफआईआर, और ये टीम जो है एनआईए की टीम कभी भी पहुंच सकती है बिहार, और इस पूरे मामले पर फिर एक बार गहन जांच शुरू होगी। स्लीपर सेल और साजिश का पर्दाफाश होगा। तो मैं आपको बताया कि बांका के मदरसे में ब्लास्ट हुआ, और नूरी मस्जिद स्थित मदरसा चल रहा था जहां पर ब्लास्ट हुआ। मंगलवार की घटना है, सुबह 8 बजे की तेज धमाका हुआ और उसके बाद यह मदरसा ध्वस्त हो गया। लेकिन अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक बांका के नौटोलिया के इस मदरसे के धमाके की जो जांच है अब एनआईए के हाथों होगी। नूरी मस्जिद स्थित मदरसे में जो धमाका हुआ था, जहां से आपने देखा कि एफएसएल की टीम पहुंची, पुलिस पहले पहुंची, एफएसएल की टीम को बुलाया गया और मदद ली गई, वहां से साक्ष्य इकट्ठा किए गए। लेकिन मांग यह की जा रही थी कि उच्च स्तरीय जांच हो, जिस पर इस वक्त एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि धमाके में जब आईईडी विस्फोट की आशंका जताई गई, उसके ठीक बाद एनआईए ने लोकल थाने से एफआईआर टेक ओवर किया है। और शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी। शंकर, एनआईए ने अब टेक ओवर किया है एफआईआर, क्या खबर है, अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरह से ये धमाका हुआ, धमाके के बाद उसी धमाके की वजह से अब्दुल मोमिन नाम के शख्स की जो मौत हुई है, तब इस मामले पे जिस तरह से बाकायदा शुरुआती तौर पर इन्वेस्टिगेशन किया, और बांका की जो पुलिस है जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और उसके बाद मौके पे जब जिस तरह से फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करने के लिए बाकायदा जो टीम पहुंची थी, तो उसमें पाया गया कि वहां पर विस्फोटक के अंश मिले हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये मामला केंद्रीय जांच एजेंसी को बाकायदा दिया गया, और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम इस केस को टेक ओवर कर चुकी है। और एनआईए की टीम अब इस मामले पर तफ्तीश करेगी, क्या इस मामले में कोई आतंकी साजिश या आतंकी साजिश के पहले जिस तरह से स्लीपर सेल एक्टिव होते हैं, तो क्या कहीं पे इस मामले में उसकी भूमिका तो नहीं है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम इनपुट्स को बाकायदा खंगाला जाएगा। जो अब्दुल मोमिन जिसकी मौत हुई है इस हादसे के दौरान, तो उसको भी बाकायदा तलाशा जाएगा, उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स खंगाले जा रहे हैं, और वो मूल रूप से झारखंड के देवघर का रहने वाला था। तो एनआईए की टीम बिहार से लेकर झारखंड तक जाएगी और इन तमाम इनपुट्स को खंगालेगी कि किस तरह से इस मामले पर। शंकर, एक सवाल और भी है। शंकर, ये सवाल है कि ठीक है एनआईए ने ये एफआईआर टेक ओवर कर लिया है, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, यहां पर बात आकर रुकी हुई थी कि क्या ये एक्सप्लोसिव किस प्रकार का है, क्या इसकी सत्यता एफएसएल की टीम ने पूरी कर इसकी रिपोर्ट अपने पास रखी है, और यह जरूरी हो चला है कि जिस टाइप का एक्सप्लोसिव वहां पर पाया गया जहां विस्फोट हुआ था, उसके आधार पर यह जांच कहीं ना कहीं एनआईए बेहतर समझ सकती है, क्योंकि इससे कई तार अभी और भी जुड़ने बाकी हैं। देखिए विवेक, सिर्फ इस मामले को छोड़ दिया जाए या इससे पहले तमाम मामलों को देखा जाए, तो बिहार में कई बार ऐसा देखा गया है कि नेपाल बॉर्डर से नजदीक होने की वजह से अक्सर यहां पर आतंकी साजिश रचते हैं, और यहां पर अक्सर इस तरह के मामलों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल तैयार किया जाता है। और यहां पे एक बार नहीं, कई बार ऐसे बड़े खुलासे हो चुके हैं। जो स्लीपर सेल होते हैं वो आतंकियों के निशाने पर होते हैं, आतंकियों के इशारे पर बाकायदा वो इस तरह के मामलों को अंजाम देते हैं, और किस तरह से बाकायदा एक साजिश रची जाती है, तो उसको अंजाम देने के लिए छोटे छोटे गांव में, कस्बों में स्लीपर सेल तैयार किया जाता है। तो यहां पर कहीं वो स्लीपर सेल तैयार करने की योजना तो नहीं थी, या बिहार में कोई बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना तो मकसद नहीं था। तो इस मामले को की गंभीरता को देखते हुए विस्फोटक और इसके साथ ही उसके जुड़े हुए तमाम आतंकी कनेक्शन जो है बकायदा उसको अब एनआईए से तलाश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमसे बातचीत करने के लिए। और अमित कुमार हमारे साथ पटना से सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी रिपोर्ट आपने बनाई, आप उस जगह पर गए जहां पर यह घटना घटी थी, उस बारूद की पहले बात की जा रही थी, स्प्लिंटर की बात की जा रही थी, लेकिन टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव के आधार पर जो अभी इस वक्त खबर आ रही है कि एनआईए ने एफआईआर टेक ओवर किया है, तो क्या समझें, पीछे कुछ बड़ा चल रहा था? देखिए विवेक, इस बात की आशंका कल ही न्यूज 18 ने जताई थी, और जिस तरह से घटनास्थल पे जो चीजें को हमने आकलन किया, अवलोकन किया,
उससे साफ हो चुका था कि यह मामला बहुत बड़ा है। कल ही इस बात को हमने कहा था कि यह मामला बहुत ही बड़ा है, और अब चूंकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एफएसएल की टीम की पूरी हो चुकी है। केमिकल जांच जो एफएसएल ने किया उससे ये प्रमाणित हुआ कि ये आईडी विस्फोट जो होता है, जिसमें जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे जेलेटिन की बात कर ली जाए या दूसरे जो चीजों बारूद की बात कर दी जाए, या जिस तरह का मोडिस ऑपरेंडी होता है आईडी ब्लास्ट करने की, वो तमाम चीजें जो है वो इस केमिकल जांच के दौरान सामने आई। जो बक्सा जो जिसका चिट्ठा उड़ चुका था जो मदरसा ब्लास्ट के बाद, उस चदरे को जब केमिकल जांच किया गया तो उससे वो तमाम चीजें सामने आई जो आईडी ब्लास्ट में होती है, उपयोग किए जाते हैं। और उसी के आधार पे ये जानकारी जो है जब एएनआई तक पहुंची तो एएनआई ने बिना देर किए हुए इस पूरे मामले को टेक ओवर करने का फैसला किया, और अब एफआईआर की कॉपी जो है वो जो स्थानीय थाना है वहां से मंगवा लिया है एनआईए ने, और बांका जिला के जो एसपी हैं उन्होंने ये कॉपी फॉरवर्ड करवा दी है एनआईए को। एनआईए कभी भी बांका पहुंच सकती है। जो जानकारी मुझे में है, एनआईए के जो सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि कल सुबह तक एनआईए पहुंच सकती है बांका, और पहुंच करके पूरे मामले की जांच करेगी। चाहे एटीएस की बात कर लीजिए। अमित, कल जब आप उस रिपोर्ट को बना रहे थे उस समय हमने देखा कि कई कागजात आपके हाथ में थे, आप उसे पढ़कर बता रहे थे कि कहां कहां ये लिंक हो सकते हैं, लेकिन क्या जो एफएसएल की टीम पहुंची थी उनके हाथ कोई ऐसा दस्तावेज हाथ लगा? क्योंकि यह कहा गया कि यह तबलीगी जमात से इसका जुड़ाव था और कुछ दिनों से यह गायब चल रहा था, कई जगहों पर यह गया, देश के कोने कोने में घुमा, हर जगह के जो पेपर्स थे, एविडेंस थे, उसे एफएसएल क्या कहते हुए एनआईए को सौंपेगी और किस तरीके से क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या इस बारे में भी कुछ पता चल पाया है? देखिए, जो एफएसएल की जो दायरा होता है, जो जांच का दायरा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अक्रेंस जहां घटना होती है वहां पे जो साक्ष्य होते हैं उनकी जांच करना होता है। चाहे वो केमिकल जांच हो या दूसरी जो भी जांचें होती है, वो करके वो एविडेंस जो है वो जिले के पुलिस कप्तान को वो दे दिया करते हैं, या पुलिस जो होती है स्थानीय पुलिस उन्हें वो सौंपते हैं। उसके आधार पे आगे की जो बातें होती है वो चाहे एनआईए हो या दूसरी सुरक्षा एजेंसी, उनके पास जब जाती है तो वो अवलोकन करके केस को टेक ओवर करते हैं। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो बातें, जो जिन तथ्यों को हम खंगाल रहे थे मौका वारदात पे, जो चीजें हमें दिख रही थी, अमूमन वो चीजें जो है बड़ा धमाका जो होता है उस दौरान वो पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे बातचीत करने के लिए। एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, हालांकि सभी बच गए, धमाका हो गया और यह धमाका उस मदरसे तक रहा, लेकिन इस धमाके की गूंज बाहर भी आई, जो अगली खबर के तौर पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल एनआईए ने लोकल थाने से एफआईआर को अपने हाथ में लिया है और टेक ओवर करके इसकी जांच करेगी, क्योंकि अब इसके तार और जो एक्सप्लोसिव किस प्रकार का है, इसके अलावा क्या दस्तावेज मिले, क्या एविडेंस मिले हैं, और इन सभी चीजों को खंगालते हुए किसी निष्कर्ष पर एनआईए पहुंचेगी। और कई और चीजें हैं कि ये मौलाना कहां रह रहा था, किस घर में रह रहा था, उस घर में क्या क्या चीजें थी, कैसे उसके तार जुड़ रहे हैं, ये सारी चीजों को खंगालने की अब जो जिम्मेदारी है एनआईए की है। और जैसा कि अमित ने बताया कि कल सुबह तक जो टीम है पहुंच जाएगी। तो मदरसा में धमाका हुआ और बिहार की सियासत में तमाशा शुरू हो गया। मांझी ने इस मामले में विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं। हम पार्टी बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है, यह कहना है पूर्व सीएम बिहार जीतन राम मांझी का। अब यह मानसिकता का सवाल ये उठा जरूर रहे हैं, लेकिन पहली और दूसरी लाइन खुद ही एक मानसिकता को डिक्लेयर कर रही है, बता रही है कि आखिर मांझी क्या सोच रहे हैं और मांझी क्या इसमें भी अपनी राजनीति को जबरन घुसेड़ रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि अंतिम लाइन उन्होंने लिखी कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो अब जो लोकल बॉडीज है उनसे एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन आखिर वो दो लाइनें क्यों लिखी गई कि जब गरीब दलित आगे बढ़े तो नक्सली और गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी, ये समझ से परे है, समझ से बाहर है। मदरसा में जो बम ब्लास्ट हुआ है उस पर राजनीति तेज हो गई है और बीजेपी नेता का कहना है कि वहाँ पे जो मदरसे हैं वहाँ पे आतंकवाद की पढ़ाई की जाती है। हमारे साथ जीतन राम मांझी साहब है। सर, ये बीजेपी का बयान आया है, उनके नेता कह रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवाद की पढ़ाई होती है, क्या कहना? देखिए, बांका की जो घटना हुई है वो दुखद घटना है
उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन हमारे जहन में बात आती है कि जब जब शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी बात उठाते हैं या गोलबंद होते हैं तो उनको नक्सलाइट कह दिया जाता है। उसी प्रकार से मदरसा में गरीब तबके के मुसलमान जब पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि वहाँ पर आतंकवादी की शिक्षा दी जाती है। ये बात मेरे समझ से बाहर की बात है और ये वही बोलते हैं जिनको हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास नहीं है। इसलिए अगर वैसा वो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, पार्टी की बात करने में नहीं जाता हूँ, लेकिन हम यही कह सकेंगे कि वैसे लोग जो आज आतंकवादी की बात करते हैं कि मदरसा में पढ़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के दुश्मन हैं और इस बात पर कभी भी हम लोग तरजीह नहीं दे सकते। लेकिन हमारे साथ यही है लगातार कि वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद सामने गायब घटना पर क्या है? देखिए, क्या है गायब है नहीं है वो अलग बात है। घटना की बात अगर हम लोग कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच भी करा ली जाए कि भाई आखिर घटना के पीछे क्या है। आपके बयान पर सर व्यक्तिगत हमले भी किए जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ऐसे जो चुके हुए हैं इसलिए बोल रहे हैं लोग। देखिए, वैसे तो मैं मानता हूँ कि हम लोगों पर उंगली उठाना, हम लोगों की बात पर बोलना एक तो दस्तूर चला हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं जनहित में बोल रहे हैं, दिल की गहराइयों से बोल रहे हैं और बिना किसी प्रेरणा की कोई प्रेरित करता हो वो भी वैसी बात नहीं है और हम दृढ़ हैं इस मामले में। जितेंद्र मांझी ने साफ तौर पर कड़े शब्दों में खंडन किया है और कहा है कि बीजेपी की तरफ से जो भी अगर बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पटना से रमेश नारायण की रिपोर्ट। चलिए, मांझी ने ट्वीट कर दिया, लेकिन इस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि जो पूर्व सीएम हैं उनका जो ये बयान है जो ट्वीट के माध्यम से आया है, इसका क्या मतलब है। तो मांझी के ट्वीट पर कई तरह के सवाल हैं। मांझी भी सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में क्या ऐसा हुआ था। सवाल यह है कि दलित जो होते हैं नक्सली कहां से हो गए, कैसे मान लिया जाए कि उनकी आवाज उठाने के बाद उन्हें नक्सली किसने कहा। मांझी के ट्वीट का मतलब क्या है, मांझी इसे समझा पाएंगे। कोशिश हमारी है कि मांझी जी खुद इसका विश्लेषण करें। इधर नक्सलियों के समर्थन में बोलने का क्या मतलब है, यह साफ तौर पर इस ट्वीट में झलकता है। दलितों पिछड़ों को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। नक्सली तो विकास के विरोधी हैं, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि जहां जहां विकास कार्य होते हैं उन सड़कों को उखाड़ देते हैं और पुलिस पार्टी पर हमला होता है। क्या बांका के मदरसे में बम की पढ़ाई चल रही थी कि कैसे बम बनाया जाता है। इधर बांका मदरसा विस्फोट पर बीजेपी और हम में जारी घमासान में आरजेडी भी कूद गई है और पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सीधे सीधे सीएम से जवाब मांगा है। बांका मदरसे में विस्फोट होने के बाद से एनडीए के घटक दलों के बीच ही विस्फोट हो गया है। अब सत्ता में बैठे हुए लोग बीजेपी के जिस तरह सवाल खड़े कर रहे हैं कि मदरसों में मस्जिदों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बाद से जेडीयू और बाकी घटक दलों को जवाब नहीं दिख रहा है, न सूझ रहा है। अब ये जवाब देना पड़ेगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। तो बांका मदरसा विस्फोट पर बीजेपी और हम के बीच जारी तू मैं पर जेडीयू ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और जिसने भी अपराध किया है उसे सजा मिलेगी। जो घटना घटी है अति निंदनीय है। इसके पीछे जो भी लोग होंगे, जो भी साजिशकर्ता होंगे, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन जांच कर रहा है, सभी तथ्य सामने आएंगे। हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है। कोई भी मजहब कभी भी अपराध करना नहीं सिखाता है। अपराधियों की एक ही जाति है कि वो अपराधी हैं और सरकार का, प्रशासन का एक ही दायित्व है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाजीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट की गई है। हाजीपुर में एक बड़ी घटना, 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट की गई है। HDFC बैंक को निशाना बनाया गया है और 1 करोड़ 19 लाख रुपयों की लूट की गई है। हाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर थाना इलाके में यह बैंक है और कुल 5 लुटेरे थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया है। और सभी लुटेरों के बारे में कहा जा रहा है कि ये
बाइक से आए थे और देखिए नंबर गिन लीजिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये कुल 5 थे, 5 की इनकी संख्या थी। बड़े ही आराम से आए, लूटपाट की और चलते बने। सीसीटीवी में लुटेरों की तस्वीर कैद हो गई है। अब पुलिस कह रही है कि हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करेंगे, इनकी पहचान करेंगे। और एक जो लुटेरा है वो कंधे पर रुपयों से भरा थैला लेकर जा रहा है, जो कि तीसरे नंबर पर नजर आता है। देखिए एक एक कर गिनिए इसे, एक, इसके बाद दूसरा लुटेरा भागता हुआ जिसके कंधे पर बैग है, उसके अंदर रुपए हैं। तीसरे के कंधे पर भी बैग है, उसमें भी रुपए हैं। चौथा और ये 5वां, कुल 5 यहां पर लुटेरे आए थे जिन्होंने नगर थाना इलाके में स्थित जो बैंक है HDFC, वहां पर एक बड़ी लूट को अंजाम दिया। 19 लाख रुपए लूटे गए हैं। HDFC बैंक है जड़ुआ में, वहीं पर लूट की बात बताई जा रही है। 10:20 में 4 अपराधकर्मी अंदर प्रवेश किए थे, हथियार के बल पर लूटपाट किए हैं। अभी करीब 1 करोड़ 19 लाख का लूट का बताया जा रहा है और हिसाब जोड़ रहे हैं लोग। क्या कार्रवाई हो रही है उसमें तो अभी देख रहे हैं। फिर हम लोग भागने की दिशा में और पूर्व अपराधकर्मियों की दिशा के ये पर पहचान कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। हाजीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने बैंक में एक बड़ी लूट की वारदात की घटना को अंजाम दिया है। मैं हाजीपुर के जड़ुआ इलाके में खड़ा हूं। देखिए ये HDFC बैंक है। इसी HDFC बैंक में दिन दहाड़े अपराधी जो है 5 की संख्या में, 2 मोटरसाइकिल सवार 5 की संख्या में बताया जा रहा है कि अपराधी आया और इस दौरान बैंक में घुसने के बाद माना कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ 19 लाख रुपया, जी हाँ 1 करोड़ 19 लाख रुपये की लूट इस बैंक में हुई है। और इसके अलावा भी इसमें गणना की जा रही है, पैसे कैश मिलाया जा रहा है। हो सकता है ये रकम और भी ज्यादा हो। कि जैसे ही अनलॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद ये बड़ी घटना सामने आई है और इस दौरान दिन दहाड़े अपराधी यहाँ आकर 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट कर यहाँ से चले गए हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पहुंची है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस पूरी तरह से अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस मौके पर सदर SDPO राघव दयाल, SP मनीष यहाँ पहुंचकर बैंक कर्मियों से भी पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन फिलहाल हाजीपुर में एक बार फिर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने प्रशासन को बड़ी चुनौती दी है। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। जमुई के प्रतापपुर गांव के पास कुंदर बराज की सुरक्षा बांध, कुंदर बराज को मजबूत बनाने का काम यहां शुरू हो गया है। 20,000 जियो बैग को लाकर बांध को मजबूत किया जा रहा है। बांध मरम्मती कार्य का जायजा लिया हमारे सहयोगी KC कुंदन ने। तो सुरक्षा बांध को किया जा रहा मजबूत। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, 20,000 जियो बैग से इस बांध को मजबूती दी जा रही है, सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि अगर पानी उसकी आवक ज्यादा हुई तो बचाया जा सके। और ये तैयारी है कुछ इस तरीके की कि 20,000 जो जियो बैग है उन्हें लाया गया है और यहां मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है, जो कि यहां पर बांध को सपोर्ट देने के लिए उन बैग्स को लगा रहे हैं। से किसानों को नुकसान ना हो और जो कुंदर बराज का कमजोर बांध है उसको बचाया जा सके, ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देख सकते हैं कि जो जियो बैग है उसको तैयार किया जा रहा है। जो कमजोर जो बांध है, सुरक्षा बांध है, उस पर डाला जाएगा और उसको मजबूत बनाया जाएगा ताकि जमुई जिले के सदर प्रखंड के 3 पंचायत के किसान परेशान ना हो। दरअसल बीते कई वर्षों से कमजोर बांध होने के कारण 3 पंचायत के किसान परेशान थे और उनको नुकसान होता था, फसल को नुकसान होता था, खेत को नुकसान होता था, जिसके बाद लोगों ने मांग किया था भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह से। और श्रेयसी सिंह ने विभागीय मंत्री से इस बात की मांग की थी कि जो बांध, कमजोर बांध है, उसको मजबूत किया जाए। वैसी स्थिति में सिंचाई विभाग ने काम शुरू कर दिया है। देख सकते हैं कि लगभग 20,000 जो जियो बैग है उसको तैयार किया जा रहा है और इस बांध में डाला जाएगा। क्या परेशानी होती थी? यहाँ पे बाढ़ का जो बांध है इसका कुछ कमज़ोर पोर्शन है, जो नदी का डायरेक्ट फ्लो आता था तो टूटने का डर रहता था, तो उसी को हम लोग मजबूत करने के लिए जियो बैग से गैवियन के द्वारा इसका हम प्रोटेक्शन करें। कितने जियो बैग लगाए जा रहे हैं? इसमें करीब 20,000 के आसपास लगेंगे। ज़्यादा दबाव बढ़ने के बाद तो तत्कालिक व्यवस्था किया जा रहा है। माननीय श्रेयसी जी विधायक मांग किए थे
सिंचाई मंत्री से, और उसके बाद तत्काल काम चालू हुआ। बाद में इसका प्राकलन पक्का दीवार के साथ बनाया जाएगा। 700 मीटर भाजपा विधायक के पहल पर यह कार्रवाई शुरू हुई है। कितना फायदा होगा आप लोगों को? बहुत फायदा होगा सर, बहुत फायदा होगा। ये बन जाने से बहुत फायदा होगा। हम लोग सुरक्षित रहेंगे, सोतेंगे, नींद से सोतेंगे, चैन से सोएंगे। बाढ़ के समय दिक्कत होती है। जी जी। मतलब किसानों का ये कहना था कि जब बराज में जो कुंदर बराज है उसमें पानी जब बढ़ जाता है बरसात से, और जो बांध पर जो दबाव बनता है उसे बांध से पानी रिसकर या फिर बांध में दरार से के पानी रिसकर खेतों तक जाता था, फसल को नुकसान पहुंचता था। लेकिन इस साल किसानों को राहत मिलते दिख रही है, क्योंकि सिंचाई विभाग कार्रवाई कर रही है और यहाँ पर बांध को मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर भासर मछहा पंचायत स्थित सरकारी अस्पताल पूरी तरह से खंडहर हो चुका। 80 के दशक में यहां अस्पताल का निर्माण कराया गया था, लेकिन अस्पताल भवन की अब ऐसी हालत हो चुकी है कि यहां कोई जाता नहीं। और हैरानी की बात यह है कि स्थानीय बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार और जेडीयू विधान पार्षद रामेश्वर कुशवाहा दोनों इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। सीतामढ़ी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं। ये सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय जो डुमरा है, वहां से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर भासर मछहा उत्तरी पंचायत है, और वहां पर यह गांव के बीचों बीच में स्थित यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है। और आप तस्वीर देख सकते हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, और यह कब धराशायी होकर गिर जाएगा यह कहना मुश्किल है, और किसी बड़े हादसे को भी यह अंजाम दे सकता है। 80 के दशक में यह स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो भवन है उसका निर्माण किया गया था, और स्थानीय जो लोग हैं इस स्वास्थ्य उपकेंद्र से उनको काफी फायदा मिलती थी। एक बड़ी आबादी जो है इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के भरोसे थे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं, स्थानीय लोग पिछले लंबे अरसे से स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवन के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। लोगों की यह मांग है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक संजीवनी की गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है, और वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी की गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। सीतामढ़ी जाना पड़ता। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।